अब इस चीज को ध्यान से समझना कि बड़ी बात क्या हो सकती है। तो बड़ी बात जरा ध्यान देना कि अब आईएनसी का क्या हो गया, तो यहाँ एस्टैब्लिशमेंट हो गया। और फाइनली इस चीज को आप समझना कि बड़ी बात क्या हो जाएगी। तो आईएनसी का मतलब देखो कि अगर यहाँ पे विद्रोह होगा, यहाँ पर विद्रोह होगा, या यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, इस टोटल जर्नी की अगर बात करें तो इस टोटल जर्नी में आप इस बात को देखो कि किसी भी क्षेत्र का विद्रोह इंडियन नेशनल कांग्रेस का विद्रोह माना जाएगा। अब एक बड़ी बात आप इस चीज को समझो कि आईएनसी का मतलब क्या है। इसका मतलब आईएनसी ने भारत को क्या कर दिया, यूनाइट कर दिया। समझ रहे हो इस बात को। इसका मतलब हमने क्या कहा कि भारत के किसी भी क्षेत्र का विद्रोह भारत का विद्रोह माना जाएगा। इसका मतलब अब वो क्षेत्र सिर्फ उस क्षेत्र का विद्रोह नहीं है, उसको आईएनसी रिप्रेजेंट करेगी। और अगर आईएनसी रिप्रेजेंट करेगी, इसका मतलब नेशनलिज्म तो ग्रो हो रहा, नेशनलिज्म तो बिल्डअप हो रहा। और अगर राष्ट्रवाद बिल्डअप हो रहा, राष्ट्रवाद मजबूत हो रहा, इसका मतलब सीधी सी साफ बात है कि मिडिल क्लास का जो पहला सक्सेस पॉइंट आप देखें, भारतीय मध्य वर्ग का जो पहला सफल प्रयोग देखेंगे, वो सफल प्रयोग ही है आईएनसी। क्लियर है। तो आईएनसी को लेकर क्या होगा, आईएनसी स्टैब्लिश हो गई। अब इस बात को देखो, आईएनसी अब क्या करेगी, ब्रिटिश के खिलाफ अपनी एक्टिविटी को आगे बढ़ाएगी। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे। आईएनसी क्या करेगी, तो ब्रिटिश एक्टिविटी के खिलाफ अपनी गतिविधि को आगे बढ़ाएगी। और इसी सेंस में इस बात को समझना कि अब आईएनसी क्या करेगी, तो आगे सारे रूल्स रेगुलेशन बनाएगी कि किस तरह से आंदोलन चलना चाहिए, किस तरह से सारी चीजें आगे बढ़नी चाहिए। तो आईएनसी क्या कर रही है, तो आईएनसी क्या करेगी, तो ब्रिटिश, ध्यान से समझना, आईएनसी क्या करेगी, तो आईएनसी आईएनसी क्या करेगी, तो आईएनसी क्या करेगी, तो ब्रिटिश के खिलाफ नेतृत्व प्रदान करेगी। तो ब्रिटिश के खिलाफ का मतलब क्या होगा, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ। तो ये सारी चीजें आप जरा ध्यान देना। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ। अब इस चीज को जरा ध्यान देना कि बड़ी बात, इस चीज को देखो कि बड़ी बात क्या हो सकती है। तो बड़ी बात आईएनसी के कंटेक्स्ट में अगर बात करें, आईएनसी के कंटेक्स्ट में अगर बात करें, तो ये सारी चीजें आपको क्या समझ आ रही है, तो बताना। अब एक बड़ी बात जरा ध्यान देना कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति या नीतियों के खिलाफ, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ ये सारी चीजें। और फाइनली इस चीज को आप समझो कि यहाँ पे ये नेतृत्व प्रदान करने के बाद, और अब आगे चलकर इस बात को देखना कि आईएनसी की अपनी नियम, अपने कानून, अपने सारे रूल्स, अपने सारे रेगुलेशन, और उन सारी चीजों को चेक करने के लिए जो बड़ी बात आ सकती है, वो बड़ी बात ये आ सकती है, रूल रेगुलेशन और उन सारी चीजों को लेकर चेक करने के लिए, रीचेक करने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए वो कांग्रेस का सम्मेलन करेगी। आईएनसी अपना सम्मेलन करेगी, अपना सेशन करेगी, और ये सेशन प्रतिवर्ष करेगी। तो आप देखेंगे कि 1885 का जो पहला सेशन आपको दिखेगा वो 1885 में ही देख जाएगा। डब्ल्यू.सी. बनर्जी उसके अध्यक्ष हो जाएंगे, एओ ह्यूम उसके सेक्रेटरी हो जाएंगे, और वहां पे क्या होगा, पर्पस डिक्लेयर किया जाएगा। फिर 1886 होगा, फिर 1887 होगा, और ऐसे करके अप टू 1947 तक जाएगा मामला। इसका मतलब कि अब ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब राष्ट्रवाद का एक बिंदु हम देख लिए, आईएनसी। और आईएनसी ही क्या करेगी, रेगुलेट करने का काम करेगी। तो आईएनसी की अपनी आइडियोलॉजी को समझेंगे कि आईएनसी किस लेवल पे आगे बढ़ रही है, उसकी पहली आइडियोलॉजी क्या थी, दूसरी क्या थी, या फिर कोई और आइडियोलॉजी चल रही है, उस आइडियोलॉजी को आईएनसी सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है ना। तो इस चीज को देखो, अब यहाँ पे आईएनसी की बात होगी, और आईएनसी का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इनकी अपनी विचारधाराएं हो जाएंगी, इनकी अपनी विचारधाराएं हो जाएंगी, और उस विचारधारा से क्या होगा, तो उस विचारधारा से सारी चीजें आगे बढ़ी। क्लियर हो रहा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक विचारधारा
के बारे में अगर हम बात करें तो वो आईएनसी से शुरू होगी, और आईएनसी से शुरू होगी जिसका नाम अपन लेने वाले हैं अभी, उदारवादी विचारधारा। तो क्या हम ये सारी चीजें समझ लें कि भाई बहुत सारे विचारधाराएं आएंगे, लेकिन सारी विचारधाराएं का एक ही पर्पस कि किसी भी तरह भारत को क्या किया जाए, तो भारत को किसी भी तरह क्या किया जाए, तो औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति दिलाई जाए, औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति दिलाई जाए, या औपनिवेशिक मुक्ति दिलाई जाए। समझ पा रहे हो? तो ये सारी चीजें आप जरूर ध्यान देना। बड़ी बात क्या हो सकती है, तो बड़ी बात जरा देखना, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ ये सारी चीजें। क्या आप समझ पा रहे? तो अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधाराएं पढ़ेंगे, आईएनसी की विचारधारा पढ़ेंगे, लेकिन उस विचारधारा के पहले ये पर्पस आप समझ पा रहे होंगे, इस विचारधारा के पहले ये पर्पस आप समझ पा रहे होंगे, और उसी पर्पस के कंटेक्स्ट में आप इस बात को समझें। देखो बड़ी बात क्या हो सकती है, तो बड़ी बात, अब हम विचारधाराएं समझेंगे, आइडियोलॉजी समझेंगे, तो इसके बारे में देखो। ठीक, अब इस बात को देखो कि इस विचारधारा में जो पहली बात है, उस पहली बात को समझो। देखो क्या है पहली विचारधारा जो काम करने वाली है, उसका नाम है लिबरल्स आइडियोलॉजी। लिबरल्स आइडियोलॉजी, लिबरल्स आइडियोलॉजी, जिसे अपन उदारवादी विचारधारा कहते हैं, जिसे अपन उदारवादी विचारधारा कहते हैं, जिसे अपन क्या करते हैं, उदारवादी विचारधारा कहते हैं। दूसरे आइडियोलॉजी की बात करें तो दूसरा आइडियोलॉजी है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। जिसे अपन क्या कहेंगे, उग्रवादी विचारधारा कहेंगे। ठीक है, तीसरी आइडियोलॉजी क्या होगी भाई, सबके बारे में अपन डिटेल करेंगे, है ना, टेंशन नहीं लेने का। देखो तीसरी आइडियोलॉजी ध्यान देना, तीसरी आइडियोलॉजी क्या होगी, तो रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। इसका मतलब है क्रांतिकारी गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां। ठीक है, अब इसके बाद और अगर बात करें तो इसके बाद एक और आइडियोलॉजी आ जाती है जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, और उस आइडियोलॉजी का नाम है गांधीयन आइडियोलॉजी। गांधीयन आइडियोलॉजी, इसके बारे में अगर ठीक से देखें तो गांधीवादी विचारधारा की बात सामने आती है। गांधीवादी विचारधारा की बात सामने आती है। एक और आइडियोलॉजी है जिसे आप जानना चाहिए, आप एक और आइडियोलॉजी है जिसका नाम है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। क्या नाम है भाई, जिसका नाम है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी समाजवादी विचारधारा। समझ गए? तो ये सारी आइडियोलॉजी कांग्रेस के नेतृत्व में चलेगी। हालांकि कांग्रेस किसी किसी को समर्थन नहीं देगी, वो अलग बात है, चूंकि कॉन्फ्लिक्शन का दौर है। अब देखो आप ही अपने घर में देखना, आपके फादर से आपकी सहमति नहीं बन रही है, आपकी मम्मी से नहीं बन रही है, कई बार बन रही है, कई बार नहीं बन रही है। तो इसका मतलब थोड़ी है कि अपन दुश्मन हो गए, विचारधारा है, नहीं बन रही, नहीं बन रही है। अपने घर में देखो कि कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी पार्टी। तो विचारधाराएं हैं, लेकिन सबका पर्पस एक ही है कि किसी भी तरह भारत में औपनिवेशिक मुक्ति हो जाए, भारत भारत हो जाए। इसका मतलब ब्रिटेन किसी भी तरह हमें क्या करे, आजाद कर दे।
और इसी प्रयास के लिए विचारधाराएं आती है, क्योंकि देखो जब भी आप लंबा चलेंगे तो लंबा चलने के लिए आपको आइडियोलॉजी को लेनी ही पड़ेगी, आइडियोलॉजी को अपनानी ही पड़ेगी, विचारधारा को आपको अपनानी ही पड़ेगी। अगर आप विचारधारा नहीं अपनाएंगे तो आप लंबा तो नहीं चल सकते। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप मिक्स विचारधारा अपना लें, थोड़ा उसका थोड़ा उसका थोड़ा अपना, कोई इशू नहीं है। बट आप बिना आइडियोलॉजी के, बिना प्लानिंग के आप बहुत लंबे रेस का तो घोड़ा नहीं हो पाए। समझ पा रहे हैं? तो इसी कंटेक्स में ये आंदोलन शुरू होता है, और इस आंदोलन के कंटेक्स में फाइनली ये सारी गतिविधि, तो ये सारी गतिविधि अगर आपको समझना है तो फिर आपको इस वे से आगे बढ़ना होता है। फिलहाल हम अगर बात करें तो आईएनसी की जो विचारधारा है, वो पहली विचारधारा क्या होगी, आइडियोलॉजी क्या होगी, लिबरल्स, दूसरी होगी एक्सट्रीमिस्ट, तीसरी होगी क्रांतिकारी, चौथे होंगे गांधीवादी और पांचवे होंगे समाजवादी। अब इस बात को ध्यान से समझना, उदारवादी विचारधारा कौन थी। अब आप एक चीज क्लियर हो रहा होगा कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास नेतृत्व कर रहा, तो आईएनसी के जब गठन होगा, आईएनसी का जब गठन होगा उस समय भी कौन आएगा, तो उस समय भी मिडिल क्लास आएगा। चूंकि मिडिल क्लास पढ़ा लिखा है, समझदार है, और समझदार है तो आंदोलन को क्या करेगा, लीडरशिप देगा। और इसी कंटेक्स्ट में वो अपनी आइडियोलॉजी को डिक्लेयर करेगा कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो विचारधारा है, उसी विचारधारा का नाम है लिबरल्स आइडियोलॉजी, उसी विचारधारा का नाम है उदारवादी विचारधारा। तो उदारवादी विचारधारा बेसिकली किसकी होंगी, तो इंटेलेक्चुअल क्लास के होंगे, पढ़े लिखे क्लासों को। अब इनको इस बात का डर है कि देखो भारत की अधिकांश जनता क्या है, तो इलिटरेट है, और इलिटरेट है तो अगर बहुत भीड़ शामिल कर लें अपने आंदोलन में तो शायद वो जनता वायलेंस कर दे, और अगर वो जनता वायलेंस करेगी, हिंसा करेगी, तो ब्रिटिश इतने सक्षम है, ब्रिटिश इतने सक्षम है, ब्रिटिश क्या है, इतने सक्षम है कि वो 2 मिनट में क्या करें, विद्रोह को खत्म कर दें। और इसी बात को लेकर चूंकि एक लीडर है, उदारवादी लीडर है, उदारवादी विचारधारा के लीडर है, जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं उग्रवादियों से कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि सरकार कितनी पावरफुल है, अगर आप विद्रोह करेंगे तो सरकार आपके विद्रोह को 5 मिनट में खत्म कर देगी। अब इस बात को समझो कि ये कितनी बड़ी लाइन और कितनी बड़ी बातें ये सारी चीजें। फिलहाल इस बात को समझो कि उदारवादी एक विचारधारा, ये अपनी आइडियोलॉजी को अपनाते हैं, सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं, स्व शासन की बात करते हैं, और इनका विश्वास है कि धीरे धीरे भारत में भी ह्यूमनिज्म आ जाएगा, धीरे धीरे भारत में भी सिटीजन चार्टर एक्ट आ जाएगा। और इसलिए वो कहते हैं कि ब्रिटेन में जो परिस्थिति बन रही है, ब्रिटेन के लोगों को सारे ये राइट्स मिले हुए हैं, तो ब्रिटेन धीरे धीरे भारत में क्या करेगा, ये आइडियोलॉजी को भारत में भी लेकर आएगा। तो ये इनका मेथोलॉजी रहा काम करने का। अब ये देखना नॉन वायलेंस की बात है, क्योंकि वायलेंस करोगे तो सरकार एक्शन लेगी कि नहीं लेगी, तो नॉन वायलेंस की बात है ना। अब इसमें इस चीज को देखना कि ये सीधे सीधे तौर पर ये मेंशन कर रहे हैं इस बात को, और वो इस बात को मेंशन कर रहे हैं कि हम आपके लिए क्या लिखेंगे, तो हमारे जो प्रदर्शन के तरीके होंगे, हमारे जो डिमांड्स होंगे, उस डिमांड्स में हम प्रेयर करेंगे, आपसे प्रेयर लेटर लिखेंगे, प्रार्थना पत्र लिखेंगे। जैसे आप कहते हो ना कि आवेदन पत्र दे दिया, तो प्रेयर लेटर की बात हो जाएगी। तो ये सारी चीजें, और दूसरी तरफ अगर आप ठीक से समझे तो प्रेयर्स लेटर की बात होगी, रिमाइंडर लेटर की बात होगी, और कुल मिला के बात किसकी होगी, तो हम क्या करेंगे, तो हम ब्रिटिश की नीतियों का सपोर्ट करेंगे, इस शर्त के साथ कि हमें भारत में स्वशासन दिया जाए। तो ये इनकी अपनी आइडियोलॉजी रही। दूसरी तरफ अपन एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में बात करें, उग्रवादी आइडियोलॉजी के बारे में बात करें, तो इस उग्रवादी आइडियोलॉजी में हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि उदारवादियों से थोड़ा सा डिफर है कौन, उग्रवादी। उग्रवादी कहते हैं कि हम क्षमा याचना नहीं करेंगे, हम प्रार्थना पत्र नहीं देंगे, हम प्रेयर्स लेटर नहीं देंगे, हम मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, मॉडर्न चीजों के को लेकर आगे बात करेंगे। जिसमें उन्होंने क्या बात किया, स्ट्राइक की बात करी, धरना की बात करी, प्रदर्शन की बात करी, डेमोन्स्ट्रेशन की बात करी, स्ट्राइक की बात करी, तो ये सब बहिष्कार की बात करी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब सारी मेथड नॉन वायलेंस है ना, अहिंसात्मक रूप से। अब इन सारी चीजों की बात करेंगे तो बड़ी बात आप इस चीज को समझना कि बड़ी बात यही हो सकती है नॉन वायलेंस फॉर्म को लेकर। तो प्रेयर्स लेटर से आगे बढ़कर ये धरना की बात कर रहे हैं, रिमाइंडर लेटर से आगे बढ़कर प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, और इसको लेकर उग्रवादियों ने कहा कि हमें स्वशासन नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए स्वराज। हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए स्वराज, और इसी स्वराज के कॉन्सेप्ट को लेकर वो आगे बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप इस चीज को समझो कि आईएन से जो
आईएनसी जो 1914 तक काम कर रही है, 1885 से इसकी स्थापना कब हो गई भाई? तो इसकी स्थापना हो गई 1885। तो 1885 से इसकी स्थापना स्टार्ट हुई और 1885 के बाद आप देखिए तो 1914 1916 तक यही दो विचारधाराएं चल रही। और इसी दो विचारधाराओं में आप देखें कि तिलक एक बड़े नेता है। तिलक एक उग्रवादी विचारधारा के सबसे बड़े नेता है। अब इस चीज को समझो कि तिलक बड़े नेता है, तो तिलक क्या कर रहे हैं? तिलक कह रहे हैं कि देखो, हमें बिलीव है आम लोगों पे। हम क्या करेंगे? आम लोगों को बताएंगे कि भैया भारत ऐसे गुलाम हो गया, तुम्हारी जो परिस्थिति बन रही है गरीबी की, तुम्हारी जो परिस्थिति बन रही है शोषण की, इन सारी परिस्थितियों का जो जड़ है वो है ब्रिटिश। तो आप देखेंगे पहली बार कांग्रेस जब आम लोगों की संस्था बन रही है, उसमें सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो तिलक को जाता है, और तिलक उग्रवादी विचारधारा से आते हैं। इसका मतलब देखो, आईएनसी का व्यापक क्या हो गया? व्यापक आधार हो गया। अब बताओ, कोई भी आंदोलन बिना मास मूवमेंट के चलेगा क्या? कोई भी आंदोलन बिना जन समर्थन के चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और जब बिना जन समर्थन के नहीं चलेगा, इसी सेंस में आप इस चीज को समझिएगा कि अब उस जन समर्थन को, चूंकि क्या है, लिबरल्स बिलीव ही नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के साथ रखेंगे। इसका मतलब शहरी क्षेत्रों तक, गांव तक इसकी बात आएगी तो गांव तक पहुंचाने का श्रेय तिलक को दिया जाएगा। तो इस तरह से ये सारी गतिविधि चलेगी। उसके आगे देखना कि बहुत क्या है, भारत का एक यंग क्लास, आप भी यंग होंगे, बड़े एंग्री रहते होंगे, तुरंत तो 2 मिनट पे गुस्सा करते होंगे। तो भारत का यंग क्लास इन्हीं सारी चीजों से डिबेट कर रहा है, देख रहा है। और इन सारी चीजों में आप देखेंगे बड़ी बात क्या हुआ, जो भारत का यंग क्लास है उसका पेशेंस खत्म हो रहा है। और उसने देखा कि भाई तिलक को हालांकि जेल में भी भेजा गया, तिलक जब 1908 में जेल में चले जाएंगे तो क्रांतिकारियों को लगेगा, भाई भारत के एक यंग क्लास को लगेगा कि भैया ये हमारे लिए तो बड़ी अलग बात है, उदारवादी और उग्रवादी तो बड़ा रिजल्ट दे ही नहीं पा रहे। इसका मतलब कि हम क्या करेंगे तो हम वायलेंस करेंगे, हम क्या करेंगे तो हम हिंसा करेंगे। और इसी बड़ी बात को लेकर आप समझना, इसी बड़ी बात को लेकर समझना कि हिंसात्मक गतिविधि पर उतरने वाले जो पहले विचारधारा थी, वो पहली विचारधारा थी क्रांतिकारी गतिविधियां। इन्होंने कहा कि हमारी आइडियोलॉजी, ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हमारी आइडियोलॉजी सेंस ऑफ रिवेंज की बात करती है, बदला लेने की भावना की बात करती है। और इन्होंने कहा कि हम बुलेट का यूज इसलिए करते हैं, गोलियों का, बंदूकों का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इस बात को पता है कि अगर हम बंदूकों का यूज नहीं करेंगे तो ये अंग्रेजी सरकार, ये बहरी सरकार हमारी बात नहीं सुन पाएगी। तो इनका स्टेटमेंट भी है कि हम गोलियों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि इस अंग्रेजी या बहरी सरकार के कानों तक अपनी आवाजों की गूंज को पहुंचा सके। और इसी संदर्भ में क्या होगा, क्रांतिकारी विचारधारा आगे बढ़ेगी। इसके भी आपको 2 फेजेस मिलेंगे। पहले फेज में ये बहुत वायलेंट बिहेवियर है, अब वायलेंट बिहेवियर है तो कांग्रेस इसीलिए समर्थन नहीं दे रही है। दूसरा फेज इसका 1924 या 22 के बाद शुरू होता है, और उसमें ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं ये किससे जुड़ जाते हैं? एक विचारधारा से, और उसी विचारधारा का नाम है समाजवादी विचारधारा। यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा कि इसके जो सबसे बड़े प्रणेता हैं, इसके जो सबसे बड़े नेता हैं, उनका नाम है भगत सिंह। और भगत सिंह कहते हैं कि हमारी गतिविधियां में, हमारी आइडियोलॉजी में अब क्या है, हिंसा को जगह नहीं है। हम एक विचारधारा से जुड़ गए हैं और उस विचारधारा का नाम है समाजवादी विचारधारा। और ये विचारधारा किसकी बात कर रही है? तो ये विचारधारा किसानों और मजदूरों की, शोषित की, पीड़ितों की बात कर रही है। इसका मतलब इस बात को समझो कि भगत सिंह ने इस बात को क्लियर किया कि हमारी समाजवादी विचारधारा रशियन आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करती है, हमारी अपनी विचारधारा है। और इस विचारधारा में उन्होंने कहा कि भारत का वो हर वर्ग जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो डिप्राइव्ड है, हम उसकी वकालत करेंगे। और जब भारत में सरकार बनाएंगे तो वो सरकार किसान और मजदूरों की सरकार होगी। अब आप ही बताओ, किसान और मजदूरों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा कितना? तो 70%। क्या ये चीजें समझ आ रही है आपको? कितना? तो 70%। और इस तरह से इस बात को समझना, 70%। और इस तरह से इस बात को समझना है कि भाई भगत सिंह की इस विचार से क्या होंगे, तो किसान और मजदूर क्या होंगे, उनके साथ आने लगे।
तो भगत सिंह इस आइडियोलॉजी के माध्यम से बहुत कम उम्र में एक बड़ा सपोर्ट दे जाएंगे और उनके पीछे पूरा एक आधार चलेगा किसका, तो भारतीय जनमानस का। तो क्रांतिकारी गतिविधि इस तरह से आगे बढ़ेगी और फाइनली क्या होगा, तो फाइनली इस चीज को समझो, इसके बाद गांधीयन आइडियोलॉजी आ जाएगी और गांधीयन आइडियोलॉजी अपने हिसाब से आगे बढ़ेगी। और गांधीयन आइडियोलॉजी बेसिकली आप देखें तो वो किसका मिक्सचर है, तो वो मिक्सचर है आइडियोलॉजी और लिबरल आइडियोलॉजी और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का। आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, नहीं सुना है तो सुनिए। गांधी ने क्या किया, तो गांधी ने तिलक और गोखले को जोड़ दिया, है ना। तिलक और गोखले को जोड़ने का मतलब समझो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर क्या है, तो तिलक है, और लिबरल आइडियोलॉजी के जो लीडर हैं वो गोखले हैं। ठीक है, तो गांधी ने क्या किया, तिलक और गोखले को जोड़ दिया, इसका मतलब है यही है गांधी आइडियोलॉजी। समझ पा रहे हो ये सारी चीजें, तो इस तरह से ये आगे बढ़ेंगे। दुबई दुबई स्टॉप कर देगा।